रिस्क फ्री एसेट के आने से एक एक्सचेंज या मार्केट इकोनॉमी बन गई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और वो सब लोग बोरो और लेंड कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से बेसिकली एक्सचेंज कर सकते हैं पैसा। ठीक है, रिस्क फ्री रेट के ऊपर, इसलिए रिस्क फ्री एसेट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज इकोनॉमी लाने से अब हम टू फंड सेपरेशन लेके आएंगे, जो कि बहुत सिंपल सी बात है। हमने बस यही कहा ना कि हर बंदा जो है वो अपनी पोर्टफोलियो को दो फंड्स में तोड़ देगा। एक फ़ंड होगा जिसमें वो रिस्की वाले पोर्टफोलियो में पैसे डाल रहा होगा और दूसरे में वो रिस्क फ्री वाले में पैसे डाल रहा होगा। किस में कितना पैसा डालता है वो डिपेंड करता है उसके रिस्क एवर्जन के ऊपर, बट दोनों में कुछ कुछ पैसा वो डालेगा। ठीक है, तो इसलिए टू फंड्स होल्ड करेगा। फिशर सेपरेशन के तरह ही टू फंड सेपरेशन से हमें जैसे फिशर सेपरेशन था, उससे क्या होता था कि हमने ये डिराइव किया था कि बेसिकली हर कोई जो है वो अपना क्या करेगा, अपनी एक्सपेक्टेड वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। और बेसिकली हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और जो वो है क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली हमने रिस्क वाली जो प्रेफरेंसेस है उनको सेपरेट कर दिया था डिसीजन मेकिंग से। हमने कहा था कि डिसीजन मेकिंग में मतलब जब कोई जैसे ऐसे होता है ना कि कोई कंपनी का फंड मैनेजर है, वो मैक्सिमाइज़ करने चला है रिटर्न, तो ऐसे में उस बंदे को सोचना नहीं पड़ेगा कि कि मैं जिन लोगों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करने आया हूँ उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस होंगी, वो सब नहीं करना पड़ेगा उसको, बस रिटर्न मैक्सिमाइज़ करने पे फोकस करना है। बाकी का जो भी काम है वो लोग बाद में अपने आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर टू फंड सेपरेशन में क्या होगा कि अल्टीमेटली तो उससे हमारे पास निकलता था ये फिशर सेपरेशन वाला, मे बी यू कैन ऑल्सो लीव इट आउट, क्योंकि मतलब अभी तो आगे का पार्ट है जो ज़्यादा रेलिवेंट है। बट बेसिकली फिशर सेपरेशन से यही निकलता था कि फिर अल्टीमेटली हमारी ये बात होती थी उसमें कि अल्टीमेटली फिर सब लोग एक ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे अग्री करते थे। ठीक है, तो हमारे पास एक बेसिकली डिस्काउंट फैक्टर आ जाता था जिसको हम फिर एनपीवी वगैरह के कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते थे। और बेसिक क्रक्स ये निकला था फिशर सेपरेशन का कि ये जो डिस्काउंट फैक्टर है सब लोगों के लिए कॉमन रहता था। ठीक है, सिमिलरली टू फंड सेपरेशन से एक इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ रिस्क आ जाएगा, जो भी हम आगे देखेंगे क्या होगा। तो सब लोग इसी को यूज़ करके रिस्क को प्राइस करेंगे, बेसिकली देखेंगे कि हमें सिक्योरिटी में कैसे इन्वेस्ट करना है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो अब अगर आगे देखें, इन एडिशन टू अर्लियर अजम्पशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन बोरोइंग एंड लेंडिंग रेट, हाँ तो ये तो वैसे भी हमने ऐड करी हुई है ना अजम्पशन की सब लोगों के होमोजीनियस बिलीव्स हैं, तो सब लोगों का एफिशिएंट सेट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि सब लोगों के पास सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम बिलीव्स हैं, तो एफिशिएंट सेट जो है वो सब लोगों का एम ही रहेगा। ठीक है, मतलब सॉरी, एफिशिएंट सेट जो है सब लोगों का ये वाला ही रहेगा, ये जो बी पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट है यही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बन रहे हैं एफिशिएंट सेट अलग अलग लोगों के। और आगे इन्होंने बोला है कि सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होल्ड करेंगे आरएफ का और एम का, जैसे हमने बात की। ठीक है, अब क्या होगा इक्विलिब्रियम में, ये होगा कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में द थिंग इज़ कि सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स होंगे मार्केट में, सब के सब होल्ड किए जाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसा एसेट नहीं होगा जो जिसकी एक्सेस सप्लाई हो या एक्सेस डिमांड हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो उसमें वो सब तो होता नहीं है। तो मतलब बेसिकली जो हमारा पोर्टफोलियो एम है, जितने भी पॉसिबल रिस्की सिक्योरिटीज़ हैं मार्केट में, सारी की सारी
हमारे पोर्टफोलियो एम का पार्ट होंगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, तो इन्होंने क्या बताया, ऑल एसेट्स मस्ट बी हेल्ड, कोई भी ऐसा एसेट नहीं होगा जिसको हम होल्ड नहीं करके रख रहे होंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। In other words, the existence of an equilibrium requires all prices be adjusted so that excess demand for any asset will be zero. ना कोई excess demand, ना कोई excess supply, ठीक है। तो ये जो मार्केट क्लियरिंग कंडीशन है ये इम्प्लाई करती है कि इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अटेन्ड अंटिल सिंगल टेंजेंसी पोर्टफोलियो एम इज़ अ पोर्टफोलियो इन विच ऑल एसेट्स आर हेल्ड। तो बेसिकली अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि जो एम है उसमें सारे एसेट्स होल्ड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है। तो अगर कोई एक एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू है लेट्स से 10,000 रुपये और और ओवरऑल मार्केट की कैपिटलाइजेशन है लेट्स से 1,00,000 रुपये, तो आप बेसिकली 10% जो है उस एसेट में अपना पैसा लगाओगे। अल्टीमेटली एम में ये हो रहा होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ नॉट रीच्ड अंटिल टेंजेंसी पोर्टफोलियो एम इज़ द मार्केट पोर्टफोलियो। तो जब तक जो टेंजेंसी पोर्टफोलियो में सारे एसेट्स नहीं हो जाते, मार्केट के सारे एसेट्स नहीं आ जाते जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो सारे अपनी वैल्यू के वेट्स के हिसाब से नहीं आ जाते पोर्टफोलियो में, तब तक आपका इक्विलिब्रियम पे आप नहीं पहुँचे हो, ठीक है। एग्रीगेट बोरोइंग और एग्रीगेट लेंडिंग इक्वल होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल एक्सेस डिमांड नहीं होनी चाहिए, एक्सेस सप्लाई नहीं होनी चाहिए, एग्रीगेट बोरोइंग और लेंडिंग इक्वल होनी चाहिए, तो तभी इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो जो फैक्ट है कि पोर्टफोलियोज ऑफ ऑल रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स विल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम, तो हमने यही बात की कि 2 ही पोर्टफोलियोज़ होंगे। अल्टीमेटली आपका एक ह्यूज पोर्टफोलियो होगा, उसमें 2 पोर्टफोलियोज़ होंगे, और इसी को ही 2 फंड सेपरेशन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली, विच इज़ जो रिस्की एसेट्स का पोर्टफोलियो है इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय लाइन ड्रॉन फ्रॉम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न टेंजेंट टू इन्वेस्टर्स एफिशिएंट सेट। ये सब वीव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो टेंजेंसी से आता है। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एफिशिएंट सेट होगा फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन निकली थी इधर, ये वाली जो है, यही आपका एफिशिएंट सेट हो गई ना, क्योंकि आप इसी लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो।